देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है अतुल की, जिसकी एक्साइटमेंट इतनी ऊंची थी कि उसे हमेशा इस दुनिया को और भी जानने की उत्सुकता थी। अब कहते हैं ना, साइंस का स्टूडेंट क्या जाने अंधेरी रातों का स्वाद। मुहावरा थोड़ा अलग है, लेकिन अतुल पर बिल्कुल फिट बैठता है। अतुल साइंस का एक्सपर्ट था और इतना ही लॉजिकल भी। वो मैजिक में नहीं, लॉजिक में मानने वाला बंदा था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था और अब उसकी 12वीं के एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। एक दिन यूं ही 4 दोस्त पार्टी से लौट रहे थे। फिर किसी ने कुछ ऐसा कहा कि अतुल की आने वाली पूरी ज़िंदगी ही उन शब्दों से पूरी तरह खौफ के दलदल में दब गई। तो चलिए जानते हैं ये कहानी अतुल के दोस्तों के नज़रिए से। अतुल, जो कि पढ़ाई में बाकी काफ़ी अच्छा था। अतुल हमेशा से ही घूमने फिरने और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक़ रखता था। एक दिन इसी तरह हम लोग पार्टी से लौट रहे थे। रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था। सब लोग एक दूसरे से बातें करते करते सफ़र का लुत्फ़ उठा रहे थे। उसी समय हमारा एक दोस्त साहिल बोला, क्या यार सुनसान सड़क है यार। अभी ज़रा सोचो, अगर इस समय कोई औरत कार के सामने अचानक से आ जाए और लिफ्ट मांगे तो क्या तुम उसे दोगे? तो इसके बाद अतुल के बोलने का ही इंतज़ार था। अतुल पीछे बैठा था और वो बोला, क्या तुम लोग जब देखो भूत प्रेतों की बात लेकर बैठ जाते हो। इस समय औरत आ जाएगी और फिर हम सबको परेशान करेगी। ये सिर्फ बेतुक की बातें हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जो कार चला रहा था वो अदनान था और फिर वो बोला, अच्छा अतुल, तू हमेशा से इन सभी की बातों को बेतुक की बातें बताकर टाल देता है। तू सिर्फ हीरो बनने के लिए सब बोलता है ना। देख, अगर तेरे अंदर दम है तो आधी रात में कब्रिस्तान की किसी कब्र के ऊपर सिर्फ 15 मिनट बैठकर और कब्रिस्तान के आखिरी छोर से घूम के वापस लौट। देखना, अगर पसीने ना छूट गए तो कहना, तब तो हम जाने कि तू भी कुछ चीज़ है। इस पर अतुल बोला, तुम लोग भूत को मानते हो ना। अच्छा ये बताओ, किसी ने भूत को देखा है? तभी अदनान ने कहा, ठीक है अदनान, अगर मैं आधी रात को कब्रिस्तान में टहल कर आ जाऊं तो क्या तू मान लेगा कि ये भूत फालतू चीज़ें हैं? तभी अदनान बोला, हाँ बिल्कुल। फिर बशीर बोल पड़ा, तुम लोग आधी रात का इंतज़ार क्यों करोगे भाई? और कल स्पेशली इस चीज़ के लिए हम सबकी नींद क्यों बिगाड़ोगे? इससे अच्छा है रात के 12 बजने में कुछ 20 मिनट रह गए हैं और हमारे घर पहुंचने में भी कुछ आधा पौना घंटा लगेगा। चलते हैं अभी कब्रिस्तान में, जो ठीक आगे से दाहिने मुड़ती है। उसी तरफ एक बहुत ही मुश्किल इलाका लहसानिया पड़ता है। उन कच्ची सड़कों से होते हुए ठीक पेड़ों के उस तरफ एक बड़ा सा कब्रिस्तान है। यहाँ लहसानिया में या आसपास से जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। इस पर अतुल हंसने लगा और बोला, ये तो और भी अच्छा है। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो मुझे पढ़ना भी तो पड़ेगा कल। अभी हम रास्ते में ही तो हैं, सामने से राइट ले ले। इसके बाद अदनान ने गाड़ी को राइट में लेते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगा। कब्रिस्तान के ठीक सामने अदनान ने गाड़ी रोक दी। बशीर बोला, अरे तुम लोग पागल हो गए हो, ये कब्रिस्तान है, कोई म्यूजियम नहीं है। अतुल बोला, अरे जाने दे यार, आज इन लोगों को दिखाई देता हूँ कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और तुम लोग रुको, मैं अंतिम छोर से टहल कर आता हूँ। इतना कहकर अतुल बेफिक्र होकर अंदर जाने के लिए निकला। इस बात से अनजान की खौफ और बेदर्दी की आंधी उसे किस तरह दबोचने की फिराक में है। कब्रिस्तान के बाहर एक बड़ा सा ग्रिल लगा था जो कि बंद थी। उसी के ठीक बगल में एक नोटिस लगा था, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ से गुजरना मना है। ये देखकर अतुल थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन इसके तुरंत बाद इसे भी मजाक में ले लिया। अतुल एक ही रास्ते से अंदर जा सकता था। उस बड़े से ग्रिल के ठीक आजू बाजू से छोटे छोटे मीनार था, जिसे कूद के वो आसानी से अंदर दाखिल हो गया। वो उछलता हुआ मीनार पर चढ़ा और अंदर कूद गया। उसके दोस्तों ने एक पल के लिए उसे रोकना चाहा, पर तब तक अतुल उस पार कूद चुका था। वहाँ हम में से किसी की भी हिम्मत तो नहीं थी जो कब्रिस्तान के अंदर ठीक आधी रात को दाखिल होने की हिम्मत करे। उसके तुरंत बाद अतुल आगे तेजी से बढ़ने लगा। अतुल के हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। बाहर से हम लोगों को सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अतुल एकदम अंदर चला गया जैसे कि उसके ऊपर एक चुनौती थी। वो अब काफ़ी अंदर के हिस्सों में खो चुका था।
हमने जब अपने फ़ोन में समय देखा तो रात के ठीक 12:05 हो रहे थे। अतुल बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग काफ़ी समय तक वहीं पर खड़े रहे और अतुल का इंतज़ार करते रहे, पर अतुल अभी तक नहीं लौटा था। अब लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अतुल अभी तक नहीं लौटा। हम लोगों ने अतुल के फ़ोन पर कॉल लगाया तो पहली बार तो कॉल किसी ने नहीं उठाया, पर 4-5 बार कॉल करने पर कॉल किसी ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मुर्दों को परेशान नहीं करते, नहीं तो मुर्दे जीना हराम कर देते हैं। इसके शरीर को दफन करने के लिए आ जाएं, वरना तुम्हारी भी कब्र इसी कब्रिस्तान में बनेगी। इस धड़कते और धड़कती आवाज़ को सुनते ही हम तीनों के रोम रोम कांपने लगे। वो आवाज़ किसी भी रूप में अतुल की नहीं थी। फिर आधी रात में इस वीरान कब्रिस्तान में वो दूसरा शख्स कौन था? अब हमें डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन हम अतुल को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते थे। एक तो अतुल हमारा दोस्त था और दूसरा उसके परिवार के लोग बाद में हमसे ही पूछते और इसकी बड़ी सजा भी हमें भुगतनी पड़ती। हम लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक दूसरे को हिम्मत देते हुए अंदर चले गए। हम लोग अंदर से कांप रहे थे और डर के इस हालत में भी हम अतुल को हर कोने में ढूंढने लगे। काफ़ी समय तक अतुल की तलाश करने के बाद भी अतुल हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन तभी अदनान ने देखा अतुल किसी गड्ढे में फंसा हुआ ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। हम लोग भागते हुए अतुल के पास गए और उसे जैसे तैसे ऊपर खींचा। अतुल तो जैसे किसी दलदल में फंस रहा था। फिर हमने अतुल की हालत देखी, वो खौफ से कांप रहा था। अतुल उस समय चलना तो दूर, बोलने की भी हालत में नहीं था। अतुल को हमने किसी तरह कब्रिस्तान पार कराया और हमें भी काफ़ी डर लग रहा था। अदनान ने गाड़ी को उस सुनसान सड़क से निकाला। हम सभी काफ़ी डरे हुए थे और रात काफ़ी गहरी थी। उस रात खौफ के मारे हम कुछ सोचने समझने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। खैर वो रात जैसे तैसे कटी और अगली सुबह हम सारे दोस्त अतुल के घर उससे मिलने पहुँचे। अब हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे। हम अतुल के कमरे में पहुँचे तो हमने देखा कि अतुल बुखार से कांप रहा था। अतुल के माता पिता भी वहीं उसके पास बैठे थे। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से तप रहा था। इसके बाद अतुल के माता पिता कुछ समय के लिए बाहर गए डॉक्टर को बुलाने। इसी वक्त वसीम ने पूछा, भाई कल रात क्या हुआ था तेरे साथ? तूने उस कब्रिस्तान में ऐसा क्या देख लिया जिसके बाद तेरी यह हालत हो गई? और एक बात, जब हमने तुझे कॉल किया था तो किसने उठाया था? इतनी कड़क आवाज़ थी उसकी जैसे उसका गला किसी जंजीर से बंधा हो। फिर अतुल ने जो खौफनाक सच्चाई बयां की, उसके बाद हमें कब्रिस्तान के नाम से भी खौफ लगता है। अतुल ने कहा, कल रात जब मैं कब्रिस्तान के अंदर घुसा तो मुझे एक अजीब सी ठंड हवाओं ने घेर लिया। बाहर वातावरण जिस तरह सामान था, पर अंदर जाते मुझे ठंड लग रही थी। फिर मैंने देखा एक आदमी शॉल लपेटे हुए एक कब्र के ऊपर गहरी नींद में सो रहा था। मैं ना चाहते हुए भी पता नहीं कैसे, पर मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया। करीबन 5 मीटर का अंतराल था। तभी वो आदमी अचानक से उठ गया। उसने अपने मुंह पर शॉल लपेटी थी, जिस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने एकदम झटके से शॉल हटाई और फिर जो मैंने देखा उस पर मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस आदमी की दोनों आंखें नहीं थी और उसके चेहरे पर 3 क्रॉस के निशान थे। उसका चेहरा बहुत सड़ा हुआ लग रहा था और उसके शरीर से अब बदबू भी आ रही थी। उसके हाथ में एक गिटार भी था और उसे देखते मैं पीछे हटने लगा और वो आगे बढ़ने लगा। अचानक मेरा पैर एक कब्र से टकराया और मैं एक कब्र में गिर पड़ा। मैं उससे निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मैं निकल ही नहीं पा रहा था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैं किसी तरह वहाँ से निजात हो पाया। मैं वहाँ से किसी तरह थरथराते हुए भागा। मैंने तुम्हें फ़ोन करने की भी कोशिश की, पर जब मैंने अपने पॉकेट में देखा तो मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। शायद मेरा फ़ोन उसी कब्र में गिर गया था। इसके तुरंत बाद मैं वहाँ से पीछे के रास्ते से कब्रिस्तान पार करने लगा। मैं लगभग वो कब्रिस्तान पार भी कर लेता, पर पता नहीं कहाँ से वो आदमी अचानक से मेरे सामने आ गया और मैं उससे टकराते ही काफ़ी पीछे एक दलदल में फंस गया। मैंने अच्छी तरह से महसूस किया कि कहीं से अंदर से कोई मेरे पैरों को खींच रहा है, जिस वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आ पहुँचे और बशीर के गले में ये तावीज़ था, जिस वजह से हम बच पाए, वरना तुम सभी की भी कब्र वहीं बन जाती। जब मैं देर रात घर पहुंचा तो मुझे मेरे छत पर वही लंबा चौड़ा आदमी दिखा जो मुझे कब्रिस्तान में दिखा था। इसके बाद रात को जब मैं सो रहा था तो नींद अभी भी लगी रही थी कि उसी समय मेरे कानों में किसी संगीत के गूंजने की आवाज़ पड़ी। वो भी बहुत तेज आवाज़ थी। मुझे लग रहा था
कि मेरा कान ही फट जाएगा। वो संगीत बहुत अजीब था, जैसे मरने के समय जिस तरह का संगीत निकाला जाता है उसी तरह वो आवाज़ मुझे सता रही थी। हम सभी के होश उड़ गए ये सब सुनकर। खैर उस वक्त हम लोग उसके घर से निकल आए। लगभग 1 हफ्ते बाद बशीर को अतुल का फ़ोन आया। बशीर ने जब फ़ोन पे बात की तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दोस्त की आखिरी सांसें चल रही हैं, मिलने नहीं आओगे? बशीर ने फ़ौरन हमें कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। उसने जब हमें ये बात बताई तो कुछ समय तक हमने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया, पर उसके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग होता है। उसने जब हमें कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई तो हम सबके होश उड़ गए। हम लोग भागते हुए अतुल के घर पहुंचे। अतुल को एक बिस्तर पर बांध दिया गया था। उसके माता पिता और एक मौलाना उस कमरे में थे। उसके माता पिता ने हमें अंदर न आने को कहा। कुछ समय बाद जब मौलाना बाहर आए तो हमसे पूछा, अच्छा तो तुम लोग हो जो आधी रात को कब्रिस्तान में दाखिल होने की हिमाकत कर चुके हो? जिस तरह मनुष्य का अपना गृहवास है तो क्या आत्मा का गृहवास नहीं हो सकता? तुम लोगों को पता नहीं आधी रात में कब्रिस्तान में दाखिल होने की क्या सज़ा देती हैं वो दुष्ट आत्माएं? फिर हमने उन मौलाना साहब को शुरू से अंत तक सब कुछ बताया। फिर मौलाना साहब ने कहा, अतुल को एक संगीतकार की आत्मा ने कब्जा किया है। अब वो आत्मा अतुल के शरीर के जरिए अपना मकसद पूरा करना चाहती है। मौलाना ने कहा, आज से ठीक अगले 14वीं रात को हम उसी कब्रिस्तान के उसी कब्र के पास अतुल को लेकर जाएंगे, वहीं से कुछ परिणाम निकल सकता है। अगली 14वीं रात को 12 बजे के करीब मौलाना साहब अतुल को लेकर गए। वहां पर अतुल को उसी कब्र से माफ़ी मंगवाई गई। अतुल को एक घेरे में रहने को कहा गया। उस घेरे में रहकर अतुल के शरीर में काफ़ी हरकत दिख रही थी। मौलाना साहब ने अपनी छड़ी से अतुल के ठीक सामने फेंका। लगभग 1 घंटे तक ये क्रिया चली और उसके बाद अतुल होश में आया। अब इस बार उसका शरीर नियंत्रण में था। वहाँ क्या हुआ वो सिर्फ मौलाना साहब और अतुल के माता पिता ही जानते हैं, जो किसी को बताना पसंद नहीं करेंगे। अगले दिन अतुल को किसी नदी के पास ले जाया गया और वहाँ उसका शुद्धिकरण हुआ। उस दिन के बाद अतुल को एक ताबीज पहनकर रहना पड़ा। अतुल के साथ उसके बाद तो कभी कुछ नहीं घटा, लेकिन जो कुछ भी घटा वो बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। अतुल आज भी उस वाक्य को जब याद करता है तो अंदर से कांप उठता है। वो आज के समय कब्रिस्तान तो क्या, शाम ढलने के बाद अकेला भी किसी सुनसान सड़क पर जाने से भी डरता है। खौफ की आंधी शायद उसे मरते दम तक अपने झोंके में लपेटे रहेगी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।